इन जर्नल ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल, ठीक है, इन जर्नल ऑर्डर्स आर नॉट अपेलेबल, ऑर्डर्स के अगेंस्ट हम अपील फाइल नहीं कर सकते हैं सर, मगर सेक्शन 104 के अंदर कुछ ऑर्डर्स ऐसे दिए हैं जिसके अगेंस्ट अपील कैन बी फाइल्ड, अपील कैन बी फाइल्ड। वो लिस्ट आपके सामने है, देखिए लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी लिखा हुआ है, तो मतलब सेक्शन 104 लिखा हुआ आपके सामने, सेक्शन 104, तो सेक्शन 104 के अंदर देखिए लिखा है एज पर सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी अपीलेबल ऑर्डर्स आर, अपीलेबल ऑर्डर्स आर, कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स है जिसके अगेंस्ट वी कैन फाइल एन अपील, वी कैन फाइल एन अपील। आता है समझ, क्लियर है? अब वो ऑर्डर्स हम लोग को देखने हैं, यहाँ पे 5 ऑर्डर्स दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ 5 ऑर्डर्स दिए हैं, हर एक ऑर्डर हम लोग को देखना है। तो नंबर 1 ऑर्डर आपका क्या बोल रहा है, देखिए, an order under section 35A, that is order for the compensatory cost in respect of false or vexatious claims within the pecuniary jurisdiction of the court, but only for the limited grounds that no order should have been made, or that such order should have been made for a lesser amount। क्या बोल रहा है ये? पहली बात तो देखो क्या लिख रहा है कि सर अपीलेबल ऑर्डर्स आर, कैसा ऑर्डर सर? वो ऑर्डर जो कि कहां पास हुआ है, किस सेक्शन के अंदर पास हुआ है, कौन सा ऑर्डर सर? जो कि पास हुआ है सेक्शन नंबर 35A के अंदर। सर 35A क्या चीज है सर? ये तो हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि सर इसके बारे में हम लोग ने अभी तक जितनी हमारी क्लासेस हुई हमने इसके बारे में कहीं पढ़ा नहीं, और इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज सर ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये सेक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके बारे में जो बोला गया है इसी में बोला गया है और हमारे सिलेबस में यही लिखा है। तो सर अब कैसे करें? सब 35A तो हमारे सिलेबस का नहीं है, जब यही नहीं पता चलेगा वो कॉन्सेप्ट क्या है तो कैसे पता चलेगा उसमें ऑर्डर कैसे रिलेटेड आता है, फिर कैसे पता चलेगा अपील फाइल हो सकती है जब उसके बारे में तो पता ही नहीं है। अगर आपको पता होता कि सर कैसा ऑर्डर पास होता है उसके अंदर, तब आप बोल दोगे हाँ सिंपल सा है सर, उसके अगेंस्ट हम अपील फाइल कर सकते हैं, मगर हमको तो यही नहीं पता कि सर 35A के अंदर लिखा क्या है। मगर देखिए साथ में क्या लिखा है, उसके अंदर लिखा है दैट इज, कैसा ऑर्डर लिखा उसके अंदर, ऑर्डर फॉर कंपनसेटरी कॉस्ट, ऑर्डर फॉर कंपनसेटरी कॉस्ट, मतलब जज जो ऑर्डर दे रहा है वो कोई कंपनसेशन ग्रांट कर रहा है क्या? ऑर्डर फॉर कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्यों दे रहा है कंपनसेशन? बिकॉज ऑफ सम फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम्स, कोई झूठे या बेबुनियाद क्लेम्स होंगे उसके अगेंस्ट द कोर्ट इज गिविंग हिज व्हाट? कंपनसेशन। समझ आ रहा है? क्लियर है? मगर सर ये है क्या चीज, है क्या चीज, है क्या चीज? अब सुनो मैं आपको समझा दूं हल्का सा इसके बारे में, सेक्शन 35A क्या लिखा हुआ है, 35 क्या है बोलता है, मैं आपको हल्का सा बता भी देता हूं, अभी आपको बेयर एक्ट में उसको दिखा भी दूंगा एक्चुअल में है क्या चीज, मैं आपको समझाता हूं, सुनो। तो अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स में हमारा सर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है। अब मैं बोलता हूं सर हुआ क्या, एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के अगेंस्ट क्या किया है सर? सूट फाइल किया, ठीक है, समझ आती है? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के अगेंस्ट क्या करा है सर? एक सूट फाइल किया है, क्लियर है? अब ऑब्वियस ही बात है, जब सूट फाइल होगा ऑब्वियस ही बात है कोर्ट का समन एंड ऑल जाएगा और फिर आपके वहां पे अपीयरेंस एंड ऑल होती है, ये हम लोग को पता है। मगर सर मिस्टर एक्स को ये मिस्टर वाई बोलता है, मिस्टर वाई को ये पता है कि सर जो भी इसने सूट फाइल किया है और जो भी सर इसने वहां पे मेरे अगेंस्ट क्लेम लगाए हैं, जो अलग अलग वेरियस क्लेम्स हैं इसके, ठीक है, वो सब क्या है? झूठे हैं और बेबुनियाद हैं, ठीक है। मिस्टर वाई क्या करता है? मिस्टर वाई किसको बोलता है? कोर्ट को। क्या बोलता है? कि सर जो भी क्लेम्स हैं, कौन से क्लेम्स? जो कि मेरे अगेंस्ट लगाए गए हैं। कौन लगाया है? मिस्टर एक्स ने। सर ये सब जो भी क्लेम्स हैं सर ये क्या है? फॉल्स है,
वेक्सेशियस है। ये सब क्या है? फॉल्स क्लेम्स हैं, एंड दीज ऑल आर दी वेक्सेशियस क्लेम्स। ठीक है, ये किसने बोला है? मिस्टर वाई, जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है या क्लेम्स लगाए गए हैं। समझ आती है? इसने बोला कोर्ट को। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट मुद्दे को देखेगा, वो क्लेम्स एंड ऑल सब देखेगा। ठीक है, सब कुछ देखने के बाद, आफ्टर सीइंग एवरीथिंग, ठीक है, आफ्टर सीइंग दी क्लेम्स एंड ऑल, जो भी इसने फाइल किया है, ठीक है, तो कोर्ट अपना एक ऑर्डर पास करता है। कोर्ट बोलता है कि सर, ये जो भी क्लेम्स हैं, जो भी इसने क्लेम्स लगाए हैं, दीज ऑल आर वेक्सेशियस क्लेम्स। ठीक है, कोर्ट को लगता है, कोर्ट क्या करता है? कोर्ट क्या बोलता है कि सर, जो भी ये क्लेम्स थे, जो भी ये क्लेम्स थे, सब क्या है? फॉल्स है। ठीक है, ये सब क्या है? झूठे हैं। और इसके लिए क्या देता है कोर्ट? देता है रीजंस। कोर्ट क्या दे रहा है? प्रॉपर, लिख देता हूं, विद प्रॉपर रीजंस। विद कोर्ट के सामने मैटर गया, कोर्ट के सामने मैटर आ गया ना, और कोर्ट के सामने मैटर आया तो मिस्टर वाई क्या बोलता है कि सर, जो भी इसने एलिगेशंस या क्लेम्स मेरे अगेंस्ट लगाए हैं, दीज आर ऑल फॉल्स। तो कोर्ट मैटर को देखेगा ना कि हाँ भाई, वाकई में झूठे हैं या नहीं है। समझ आ रही है? तो सब कुछ देखने का तो कोर्ट बोलता है कि हाँ भाई, मुझे भी लगता है कि सर, ये जो इसने तुम्हारे अगेंस्ट क्लेम्स लगाए हैं, ये सब क्या है? झूठे हैं, बेबुनियाद है, विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग हिज रीजंस। प्रॉपर रिकॉर्डिंग हिज रीजंस। ठीक है, अपने रीजंस देगा और प्रॉपर देगा कि हाँ भाई, किस बेस पे, किस ग्राउंड पे मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये जो भी क्लेम्स है, ये सब क्या है? झूठे है। समझ आ रहा है? बोल दिया झूठे हैं, ऑब्वियस ही बात है, और उसको फिर अलाउ नहीं करेगा इस क्लेम्स को, विल नॉट अलाउ दीज ऑल क्लेम्स, ऑब्वियस ही बात है। और इसके साथ साथ कोर्ट में पास, और इसके साथ साथ मैं बोल देता हूं क्या हुआ इसके बाद। कोर्ट ने क्या करा है? पास किया है एक ऑर्डर। कोर्ट ने क्या पास किया? ऑर्डर। कोर्ट ने पास किया है ऑर्डर, और ऑर्डर कौन सा है? फॉर कॉम्पनसेशन। फॉर कॉम्पनसेशन किसको? टू, किसको मिलेगा? मिस्टर वाई, टू मिस्टर वाई, कि भाई आपको कॉम्पनसेशन भी, मैं आपको परेशान किया गया, आपके आगे क्या करा गया? झूठा मुकदमा सब एंड ऑल करा गया। समझ आ रहा है? तो आपको कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए। तो कोर्ट ऑर्डर फॉर द कॉम्पनसेशन। अब ये सर, ये क्या आया है? कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट, इस ऑर्डर के अगेंस्ट द अपील कैन बी फाइल्ड। अपील कैन बी फाइल्ड। और कौन फाइल करेगा अपील? मिस्टर एक्स, क्योंकि ऑर्डर किसके अगेंस्ट हो गया? ये मिस्टर एक्स के। समझ आ रहा है? तो सर, ये जो ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट अपील कैन बी फाइल्ड। कौन करेगा? बाय मिस्टर एक्स। समझ आ रहा है? बाय मिस्टर एक्स। मगर दो चीज है। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो आप अपील फाइल करोगे, दो ग्राउंड्स पे आप कर सकते हो। दो चीज के लिए दो मुद्दा, खाली आप दो मुद्दा उठाओगे अपील में। पहला 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 सर, सच ऑर्डर should not have been made। कि पहली बात तो ऐसा कोई ऑर्डर आना ही नहीं चाहिए था, कोर्ट को ऐसा ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए था। और दूसरा कि जो भी ऑर्डर आया है, जो भी ऑर्डर आया है, दैट मस्ट बी फॉर लेसर अमाउंट। जो कॉम्पनसेशन की अमाउंट है, वो क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। समझ आ रहा है? जो कॉम्पनसेशन की अमाउंट है, वो क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए। यही दो बेस पे यू कैन फाइल द अपील। इसी दो बेस पे आप क्या कर सकते हो? मतलब ये ग्राउंड्स हैं, ये क्या बोल सकते हैं? ग्राउंड्स ऑफ अपील। ये ग्राउंड्स ऑफ अपील बोल सकता हूं कि किस ग्राउंड पे अपील यू कैन फाइल। कि सर, पहली बात तो ये ऑर्डर आना ही नहीं चाहिए था, और दूसरा, आपने ऑर्डर चलो पास कर दिया फॉर द कंपनसेशन, बट जो कॉम्पनसेशन की अमाउंट है, दैट मस्ट बी लेस। वो क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। ठीक है, मैक्सिमम कंपनसेशन जो इसमें दिया हुआ है इस प्रोविजन के अंदर, दैट इज ₹3000। मैक्सिमम कंपनसेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नोट बना के एक आपका लिख देता हूं। मैक्सिमम कंपनसेशन जो इसके अंदर है, एक नोट बना के लिख दे रहा हूं। मैक्सिमम कंपनसेशन दैट कैन बी ग्रांटेड
कितनी है? ₹3000। ठीक है, हाँ इसी के अंदर गिवन है कि 3000 से ज्यादा आप कॉम्पनसेशन ग्रांट नहीं कर सकते हो। तो मतलब वो बंदा क्या कह रहा है कि सर या तो 3000 भी नहीं होना चाहिए था पूरा, या तो 3000 से कम होना चाहिए था। समझ यही बोलना चाह रहा है, इसी ग्राउंड्स पे अपील कैन बी फाइल्ड। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही है ऑर्डर नंबर 35 ऊपर है, और यही ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कैन बी फाइल्ड। आता है समझ? आता है समझ? अब सुनो, ये चीज हमने पढ़ी किस एंगल से? क्लेम्स को देख के, प्लेंटिफ के एंगल से पढ़ा। समझ आ रहा है? डिफेंडेंट के एंगल से पढ़ा कि डिफेंडेंट फाइल कर रहा है। ये सेम चीज अप्लाई हो जाएगी अगर डिफेंडेंट ने फॉल्स एंड वेक्सेशियस डिफेंस दिए हैं, तो सेम चीज अप्लाई हो जाएगी प्लेंटिफ के एंगल से। समझ आ रहा है? समझ आ रही है? और उसकी अगेंस्ट में, मतलब दोनों चीज में होता है। ठीक है, ये जो ऑर्डर होता है ये दोनों चीज, दोनों में आएगा। अगर कॉम्पनसेशन का ऑर्डर आ रहा है अगेंस्ट दी फॉल्स क्लेम्स और डिफेंसेस, दोनों के लिए होता है। मैंने आपको क्लेम के एंगल से बताया है, ठीक है, वैसे ही उल्टा अगर मान लो तो वो डिफेंस के एंगल से हो जाएगा। तो अब पार्टीज का बस नाम चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है? हो सकता है ना कि भाई एक पार्टी ने एलिगेशन से लोग आए, वो झूठे हैं, सर जो सामने ने डिफेंस दिए क्या पता वो भी तो झूठे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। आ रहा है समझ? ये था ऑर्डर नंबर 35। अब आपको मैं एक बार रीड कराता हूं आपको। ये अब आप पढ़ो, देखो क्या लिखा है। एन ऑर्डर नंबर 35A, ऑर्डर कैसा है सर? कंपनसेटरी कॉस्ट किसके लिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स। समझ आ रहा है? विद इन द पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, बट only for the limited grounds that no order should have been made or that such order should have been made for a lesser amount। यही बताया था, यही है। क्लियर है? समझ आती है? आपको एक बार लैंग्वेज में दिखाता हूं इसकी, बेयर एक्ट की एक बार लैंग्वेज दिखाता हूं। सेक्शन 35A की दिखाता हूं मैं आपको, बस ऊपर ऊपर से देखना आपको कि देखो कैसे लिखा हुआ है इसके अंदर प्रोविजन। देखो लिखा है ना 35A, क्या लिखा है? कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स, और साथ में क्या लिखा है? क्लेम्स और डिफेंसेस लिखा हुआ है। क्लेम्स और डिफेंसेस, चलो ठीक है। देखो क्या लिखा है? एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग्स, और आगे देखो, एनी पार्टी ऑब्जेक्ट्स टू अ क्लेम। देखो लिखा है ना एनी पार्टी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी पार्टी अगर है उसने क्या रेस किया है? ऑब्जेक्ट्स किया टू द क्लेम और डिफेंसेस ऑन द ग्राउंड दैट क्लेम और डिफेंसेस और एनी पार्ट ऑफ इट अगेंस्ट द ऑब्जेक्टर, जो ऑब्जेक्शन रेस कर रहा है उसके अगेंस्ट है, फॉल्स और वेक्सेशियस टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी बाय हुम इट हैज बीन पुट फॉरवर्ड। जो पार्टी ने लगाया है क्लेम या डिफेंस, उसको पता है कि ये क्या है? झूठे हैं सब। And if thereafter, as against the objector, such claim or defenses is disallowed or abandoned or withdrawn in whole or in part, the court, if it thinks fit, may, after recording its reasons for holding such claim or defense to be false or vexatious, make an order for the payment to the object or by the party by whom such claim or defense has been put forward by the way of compensation। लिखा हुआ है, यही चीज। क्लियर है? आता है समझ? ये था हमारा पहला ऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे ऑर्डर पे। दूसरा ऑर्डर क्या बात कर रहा है? सेकंड ऑर्डर बात कर रहा है, देखिए क्या लिखा है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और सेक्शन 92 refusing permission or leave to institute or file a suit under section 91, that is public nuisance and other wrongful acts affecting the public, or section 92 alleged breach of trust created for public purpose of a charitable or religious matter। क्या बोल रहा है? अब देखिए ये बात कर रहा है एन ऑर्डर नंबर सेक्शन नंबर 91 की बात कर रहा है, और एक बात कर रहा है किसकी? 92 की बात कर रहा है। सर वही सेम चीज हमारे सिलेबस में ना 91 है ना 92 है। तो जब तक हमको वही नहीं पता चलेगा लिखा क्या है, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा ऑर्डर है वो? समझ आ रहा है? क्लियर है? तो मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और 92 रिफ्यूजिंग परमिशन और लीव। तो ऑर्डर कैसा आ रहा है? ऑर्डर जो आ रहा है ना वो रिफ्यूज कर रहा है।
ऐसा ऑर्डर आ रहा है जिससे कि जज क्या कर रहा है, जिससे कोर्ट क्या कर रहा है, किसी चीज की परमिशन मांगी गई है उनसे और वो क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो वो जो ऑर्डर आ रहा है उसके अगेंस्ट अपील कैन बी फाइल्ड। ये हमको यहां से समझ आ रहा है खाली, ठीक है। मगर सर परमिशन किससे रिलेटेड मांगी गई, जो कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी गई, वो दिया है, एक है आपका सेक्शन 91 के हिसाब से और एक है सेक्शन 92। कोई ना कोई मुद्दा होगा ना कोई मैटर होगा जिसके रिगार्डिंग यू आर आस्किंग द परमिशन, समझ आ रहा है। और कोर्ट ने क्या कर दिया है, डिनाई कर दिया बाय पासिंग दी ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट यू कैन फाइल एन अपील, ये हमको समझ आ रहा है। मगर सर मैटर क्या है, सर वो मैटर या तो सर सेक्शन 91 वाला या तो 92 वाला। अब सेक्शन 91 क्या है बात कर रहा है, देखो 91 के आगे क्या लिखा ब्रैकेट में, पब्लिक न्यूसेंस लिखा हुआ है, पब्लिक पब्लिक न्यूसेंस और रॉन्गफुल एक्ट अफेक्टिंग द पब्लिक। तो मतलब क्या है इसमें, पब्लिक न्यूसेंस समझ आती है, पब्लिक न्यूसेंस समझ आता है कि नहीं आता है, क्या है पब्लिक न्यूसेंस, हाँ क्या है पब्लिक न्यूसेंस, मतलब कोई इंसान है जो कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और पब्लिक को क्या कर रहा है, इन जनरल देखा जाए तो परेशान कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से पब्लिक इज सफरिंग, यही हो सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। समझ आता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे एग्जांपल ले कि भाई रात होती है और आपको आपके सोसाइटी में क्या होता है, चार लड़के आते हैं, गाड़ी में आते हैं, गाना साउंड तेज कर देते हैं, हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, अपनी पार्टियां करते हैं, हो सकता है जिसकी वजह से जो सोसाइटी के लोग हैं, जिसके वजह से जो सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, परेशान होते हैं, हो सकता है, क्योंकि क्या पता भाई उस लड़के का उसी सोसाइटी के कुछ दोस्त हो, ठीक है, वो क्या करते हैं भाई सोसाइटी में आके साउंड फुल करके वहां पे भैया अपना पार्टी एंड ऑल कर रहे हैं और गाना तेज तेज चला रहे हैं, जिसके वजह से भाई बहुत से बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो सफर कर रहे हैं। बहुत ऐसा हो सकता है कि भाई रात को 11-12 बजे तक बजा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो जल्दी सो जाते हों, समझ आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कि वहां की जो पब्लिक है ऑफ दैट सोसाइटी इज सफरिंग, हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहला तो आपको समझ आया कि सर पहले तो पहला स्टेप है कि न्यूसेंस हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि सर पब्लिक न्यूसेंस हो गया है, समझ आ रहा है, पब्लिक न्यूसेंस हैज बीन क्रिएटेड, पब्लिक न्यूसेंस अफेक्टिंग दी पब्लिक, समझ आता है। तो मैं बोलता हूं सर पॉइंट नंबर 2 है हमारा ना ये, पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 को मैं बोलता हूं सर पहला स्टेप यहाँ पे क्या लेंगे, पहला क्या सर बोल सकते हैं, someone is creating the nuisance, बोल दूं, someone is creating the nuisance, पहला तो पॉइंट ये है, somebody is creating the nuisance। तो अब आपको दिक्कत हो रही है, अब आपको परेशानी, और आपको खाली नहीं हो रही, आपके साथ जो और भी सोसाइटी के लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्वियस ही बात है, आपको इसकी रेमेडी चाहिए, आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो आप बोलोगे चलो भाई पहले तो समझाओगे या मान जाओ खुद से, अदरवाइज वी विल गो टू द कोर्ट, हम आपके अगेंस्ट क्या कर देंगे, केस फाइल कर देंगे, ठीक है। आपने बहुत समझाया, वो लोग नहीं समझे, उनकी आदत बन गई, वही रोज के रोज हो रहा है। अब आपने क्या करा, आप अकेले नहीं, आप और आपके सोसाइटी के लोग, ठीक है, आपने क्या करा कि भाई इट्स अगेन करते हैं केस फाइल, ठीक है। आप वकील के पास जाते हो और बोलते हो भाई ऐसी ऐसी बात है, हमको केस फाइल करना, वकील बोलता है कि यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइल द केस इन द कोर्ट, ये लिखा है सेक्शन के अंदर, ये लिखा है सेक्शन के अंदर कि अगर ये पब्लिक न्यूसेंस एंड ऑल होता है, यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइल द केस इन द कोर्ट, फॉर फाइलिंग द केस, for filing the case you have to take the prior permission of that particular court, पहले आपको कोर्ट की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, टू फाइल द केस अगेंस्ट दिस पब्लिक न्यूसेंस। और ये परमिशन लेने के लिए आप अकेले नहीं ले सकते, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 or more पर्सन, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो क्या हो रहा है सर, कोई बंदा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, केस फाइल करना है, तो सर इसके लिए 2 or more persons अप्लाई कर रहे हैं कोर्ट में, अप्लाइंग टू दी कोर्ट
फॉर परमिशन। समझ आ रहे हैं? परमिशन किस लिए सर? फॉर परमिशन किस लिए? फॉर फाइलिंग दी सूट। यही हो रहा है, सूट अगेंस्ट दैट दोज पर्संस हुज क्रिएटिंग दी न्यूसेंस। समझ आ रहा है? समझ आ रही है? इतना समझ आता है? ठीक है। अब कोर्ट क्या करता है? आपको परमिशन नहीं देता। कोर्ट क्या कर रहा है? आपने कोर्ट की परमिशन मांगी है, कोर्ट डिनाइड। बोल सकता हूं कोर्ट ने क्या कर दिया? कोर्ट ने डिनाई कर दिया। तो सर ये जो कोर्ट ने डिनाई किया है सर, ये ऑर्डर होगा कोर्ट का? कोई ये कोर्ट का ऑर्डर होगा सर? इस ऑर्डर के अगेंस्ट द अपील कैन बी फाइल्ड। इस ऑर्डर के अगेंस्ट द अपील कैन बी, बेटा बात इसकी हो रही है, इस ऑर्डर की बात हो रही है। समझ आ रहा है? अपील कैन बी फाइल्ड। आता है समझ? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्लियर है? गेटिंग गेटिंग? अब आप एक काम करो, इसको अब एक बार देखो, ये करो, एक बार इधर देखो, इधर देखो पहले। एक मिनट, एक मिनट, अब सब मिलेगा आपको, सब मिल जाएगा। एक मिनट देखो बस क्या लिखा हुआ है, पहले लाइन पढ़ो, यहां तक पढ़ना आपको, यहां तक, यहां तक पढ़ो बस। पढ़ो एक बार, मुझे बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। सेम एकदम वही लिखा है। तो हम लोग सर जो अपील कर रहे हैं ना, उस ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहे हैं। समझ आ रहा है? उस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट यू कैन फाइल एन अपील। अब यही सेम चीज पूरी इसमें है, और आगे जो सेक्शन 92 है ये भी पूरा का पूरा एकदम सेम है। बस यहां पे न्यूसेंस नहीं होगी, यहां पे क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। कोई पार्टी ऐसी होगी जिसने क्या करा है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अब आपको पता चल गया कि इसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, फिर वही सेम चीज, दो या दो से ज्यादा लोग कोर्ट की परमिशन मांगेंगे टू फाइल द सूट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन जो भी होंगे, और उसमें कोर्ट क्या कर रहा है? परमिशन डिनाई कर रहा है। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट यू कैन फाइल एन अपील। पूरा का पूरा सेम, बस वहां न्यूसेंस की जगह क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। समझ आता है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कौन करेगा? ट्रस्ट कौन तोड़ता है? ट्रस्टी। यही होता है, ट्रस्ट कौन तोड़ता है? ट्रस्टी। और ट्रस्ट कैसा होना चाहिए? ट्रस्ट का नेचर देखिए कैसा है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर पब्लिक पर्पस के लिए जो ट्रस्ट क्रिएट होते हैं, फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर होते हैं। अलग अलग रिलीजियस नेचर के ट्रस्ट होते हैं कि नहीं? गोल्डन टेम्पल का ट्रस्ट है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्रस्ट है, बंगला साहिब गुरुद्वारा आपका, वहां का भी ट्रस्ट है। अलग अलग एनजीओ होते हैं जो इसका काम चैरिटी का होता है, वो सब क्या है? ट्रस्ट है। ठीक है। अब वहां पे क्या होता है? वो जो ट्रस्ट चला रहे हैं वो ट्रस्टीज होते हैं, ठीक है, उनके पास डोनेशन एंड ऑल जाती है। तो उस डोनेशन का पर्पस होता है कि उस डोनेशन को कहां लगाया जाए? वहीं के वहीं लगाया जाए, ऐसा ही होता है। और चैरिटेबल जो ट्रस्ट होते हैं वो किस लिए होता है? कि भाई जो वहां पे गरीब बच्चे एंड ऑल जो बैठे हैं, जो अनाथ है, उनके लिए पैसा लगाया जाए, यही होता है ना मतलब। मगर उस ट्रस्टी ने क्या किया? उन पैसों को अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च किया, हो सकता है, और आपको ये पता चल गया, तो क्या आप केस फाइल कर सकते हो? द आंसर इज यस, बट उस केस फाइल करने के लिए यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। समझ आ रहा है? और कोर्ट ने अगर वो परमिशन डिनाई कर दी बाय पासिंग द ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट यू कैन फाइल एन अपील। आता है समझ? क्लियर है? ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 भी हमारा, दो ऑर्डर्स हमको समझ आ गए कि सर कौन कौन से दो ऑर्डर्स हैं जिसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। थर्ड ऑर्डर पे आते हैं। थर्ड ऑर्डर देखिए क्या लिखा है। अब फिर से वही चीज, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 95। अच्छा ये वाला ऑर्डर आपको दिखाऊं? 91 और 92 का देखना ऑर्डर, दिखाऊं एक बार? लैंग्वेज देखनी है? देख लो पहले, फिर आता हूँ थर्ड पॉइंट पे। लैंग्वेज आप देख लो क्या लिखा। 95 था ना? नहीं नहीं, 91 एंड 92, 91 92। आपको लैंग्वेज दिखाता हूँ, यहीं पे लिखी हुई है, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर एक्ट अफेक्टिंग द पब्लिक। देखो लिखा हुआ है ना, इन केस ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट अफेक्टिंग और लाइकली टू अफेक्ट, या तो अफेक्ट कर रहा है या तो आपको पता है दिस विल इफेक्ट द पब्लिक, अ सूट फॉर डिक्लेरेशन and injunction or for such other relief as may be appropriate in the circumstances may be instituted। या तो कौन कर सकता है? या तो एडवोकेट जनरल, और सेकंड पॉइंट आप वाला देखिए क्या लिखा है, और क्या लिखा है? with the leave of the court by 2 or more person even though no special damage have been caused to such person
बाय रीजन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस और अदर wrongful एक्ट। भले ही नुकसान आपको हुआ हो ना हुआ हो, मगर स्टिल यू कैन फाइल द सूट, ठीक है। मगर उसके लिए क्या लिख दिया है, बाय 2 और मोर पर्सन। समझ आ रहा? और ये क्या लिखा है, विद द लीव ऑफ द कोर्ट। ये द लीव ऑफ द कोर्ट मतलब विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो ये देखो लिखा है ना, द केस मे बी इंस्टीट्यूट, ये देखो लिखा है ना ऊपर, मे बी। क्यों नहीं चल रहा है पेन मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये लिखा है ना, मे बी इंस्टीट्यूटेड। एक मिनट रुको भाई, चल गया। देखिए क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, मे बी इंस्टीट्यूट लिखा है ना, द सूट मे बी इंस्टीट्यूट, मगर कैसे, कैसे करोगे सर, विद द लीव ऑफ द कोर्ट। कर सकते हो मगर विद द लीव है, तो देखो लिख समझ आता है, इसका मतलब सर हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। समझ आ रही है? तभी मैंने बोला था इसके डायरेक्ट नहीं होगा। और दूसरा आपका देखो पब्लिक चैरिटीज वाला आ गया, देखो सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये देखो, और वेयर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट इज डीम्ड नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन द एडवोकेट जनरल और 2 or more person having interest in the trust having obtained the, लिखा ना, लीव ऑफ द कोर्ट। समझ आ रही है? क्लियर है? हाँ जी बताइए। सिलेबस में ही नहीं है, मैं तो ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको बोलने के लिए, कॉन्सेप्ट पे थोड़ी जाना। मैं तो आपको खाली लैंग्वेज दिखा रहा हूँ, आपको जो मैंने बताया वही चीज देखो यहाँ लिखी हुई है, उस पर नहीं जाना। 91 और 92 है, नेक्स्ट में 95 है ना, आगे आगे आता हूँ मैं, अभी दिखाऊंगा। हाँ बताओ भाई। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट, मगर स्पेसिफिक चीजों के लिए है खाली, स्पेसिफिक चीजों के लिए। मैंने क्या बोला आपको, वही ऑर्डर्स जो कि इसमें दिए हैं सेक्शन 104 में, उसी के अगेंस्ट अपील कैन बी अलाउड, ठीक है, वही ऑर्डर्स खाली। क्लियर है? ये माइंड में आपको रखना है कि खाली इन्हीं ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील जाएगी, उसके अलावा नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए और क्या लिखा है, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95, अब बात कर रहा है किसकी, 95 की बात कर रहा है। कहाँ है ये, थर्ड पॉइंट है आपका 95, दैट इज कौन सा ऑर्डर आता है, देखिए इसके अंदर कॉम्पनसेशन ऑर्डर आता है फॉर ऑब्टेनिंग एन अरेस्ट ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। या तो सर अटैचमेंट हो रही है, या तो सर इंजंक्शन आप ले रहे हो किस पे, ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, बस यही है, कॉम्पनसेशन और कोर्ट ने कॉम्पनसेशन ग्रांट कर दी। देखो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। आपने किसी के अगेंस्ट झूठा मुकदमा डाला, ठीक है, झूठा केस कर दिया, जिसकी वजह से भाई उस बंदे को पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया, या तो कुछ प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर लिए, हो सकता है ऐसा कुछ, या तो भाई आपने कोर्ट से कोई इंजंक्शन ऑर्डर ले लिया झूठ बोल के, हो सकता है झूठ बोल के आपने कुछ ऐसा कर दिया, या तो भाई आपने, मैं सिंपल एक अरेस्ट का लेके चलता हूँ, ठीक है, बाकी और भी है, अरेस्ट का लेके चलता हूँ, आपने किसी के अगेंस्ट झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। चलो मैं आपको एग्जाम्पल बना देता हूँ, एग्जाम्पल ही बना के देखता हूँ। चलो पॉइंट नंबर थर्ड है ना, थर्ड स्टेप लेके चलता हूँ। 1, वाइफ है और ये है हस्बैंड है, वाइफ है और हस्बैंड है। वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट एक फॉल्स चोरी केस दर्ज कर दिया। समझ आता है? फॉल्स, झूठा दहेज का केस होता है, ठीक है, फॉल्स डॉरी केस दर्ज कर दिया है कि भाई हस्बैंड ने मुझसे ये डिमांड एंड ऑल सब कुछ अलग अलग जो भी है कर दिया, मगर वो सब क्या है, झूठा है। मगर सर इस बेस पे, जो इस केस के बेस पे क्या हुआ सर, हस्बैंड को क्या होगा सर, अरेस्टेड बाय द पुलिस, बोल सकता हूं, अरेस्टेड बाय द पुलिस। मगर हस्बैंड को सब कुछ पता ही था कि भाई जो भी केस है सब ये झूठा मूठा है, ठीक है, कोर्ट में जाता है और कोर्ट में सब कुछ बताता है, अपना डिफेंस देता है और उसको वहां से बेल मिल जाती है, हो सकता है।
ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कोर्ट को क्या मिल रही है, बेल। तो मैं लिख देता हूं आफ्टर गेटिंग दी बेल। कोर्ट, हस्बैंड बोलता है कि मेरी रेपुटेशन एकदम खराब हो गई कि भाई मैं कभी आज तक थाने नहीं गया, मुझे तो भाई आपने अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, और केस भी कैसा, डॉरी का केस, मेरी और मेरी फैमिली का रेपुटेशन एकदम खराब हो सकता है, ऐसा लग सकता है। तो आफ्टर गेटिंग द बेल हस्बैंड आस्क्स कोर्ट, क्या कोर्ट को आज पूछेगा, हस्बैंड आस्क कोर्ट फॉर कॉम्पन फॉर कॉम्पनसेशन, किस लिए, ऑन अरेस्ट ऑन insufficient grounds, मांग सकता है। The husband asked the court for the compensation for the arrest, कि सर मुझे क्या चाहिए, compensation चाहिए for the arrest on insufficient grounds, कोई reasons था ही नहीं। और सर ये सब देखने के बाद कोर्ट को भी सही लगा, कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट passes order, कोर्ट ने क्या करा, passes the order, किसके फेवर में, in favor of हस्बैंड। मतलब क्या हो रहा है, कंपनसेशन ग्रांट कर दी, क्या कंपनसेशन ग्रांट कर दी, मतलब दैट इज, मैं लिख देता हूं दैट इज कॉम्पनसेशन ग्रांटेड, यही हो रहा है, दैट इज कॉम्पनसेशन ग्रांटेड। सर कोर्ट ने क्या करा है, कोर्ट ने पास किया है क्या, ऑर्डर। सर इस ऑर्डर के अगेंस्ट द अपील कैन बी फाइल्ड, समझ आ रहा है, दिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कैन बी फाइल्ड। और अपील कौन करेगा फाइल, सर इस ऑर्डर के अगेंस्ट वाइफ कैन फाइल एन अपील। कैसी लिमिट, मैक्सिमम, नोट लिखता हूं एक, मैक्सिमम कॉम्पनसेशन जो इसके अंदर कोर्ट कैन ग्रांट इज ₹50,000, इज ₹50,000, 50,000 रुपए की कॉम्पनसेशन है द कोर्ट कैन ग्रांट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, बताओ, क्लियर है, मुश्किल तो नहीं लग रहा, मुश्किल तो नहीं है, सिंपल है एकदम। नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना है, बस ये लाइन लिख देना बहुत है, इतना लिख देना बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ये दिखाता हूं उसका सेक्शन नंबर 95 ना, ये देखिए 95 लिखा हुआ, क्या लिखा है, कॉम्पनसेशन किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, या तो अटैचमेंट या तो इंजंक्शन, किस, मगर क्या मेन लिखा है, ऑन, क्या भाई साहब, इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे हो रहा है, मगर जो भी चीज हो रही है इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे हो रहा है, समझ आ रहा है, आता है समझ, ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे रहेगा। देख लीजिए, विद एनी सूट इन विच द अरेस्ट अरेंजमेंट हैज बीन अफेक्टेड और टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांटेड एंड द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन, it appears to the court that such arrest, attachment or injunction was applied on a insufficient, court को लगता है, or the suit of the plaintiff fails and it appears to the court that there was no reasonable or probable grounds, कोई genuine reasons या probable grounds थे ही नहीं, the defendant may apply to the court and the court may upon such application award against the plaintiff by its order such amount, क्या लिखा है, not exceeding 50,000 as it deems reasonable compensation to the defendant, किस लिए, for the expense or injury including injury to the reputation caused to him। आता है समझ, क्लियर है, समझ आ रहा है, क्लियर है। तो सर 3 ऑर्डर हो गए जिसके अगेंस्ट अपील कैन बी फाइल। ऑर्डर नंबर 4, ऑर्डर नंबर 4, ऑर्डर नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्या लिखा है, एन ऑर्डर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द कोड, लो भाई, किसी भी प्रोविजन के अंदर, पूरे सीपीसी के अंदर किसी भी प्रोविजन के अंदर अगर कोई ऑर्डर आ रहा है, और ऑर्डर कैसा आ रहा है, ऑर्डर कैसा आ रहा है, ऑर्डर कैसा आ रहा है, देखिए, इम्पोजिंग अ फाइन, कोर्ट क्या कर रहा है, कोई फाइन इम्पोज कर रहा है। और या तो सर कोर्ट कैसा ऑर्डर दे रहा है, फॉर डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन,
सिविल प्रिजन में किसी को अरेस्ट करना या डिटेन करके रखने का ऑर्डर पास कर रहा है, एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर डिटेंशन इज एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। एक्सेप्ट वाला पॉइंट बाद में पढ़ते हैं, मगर यहां तक का बताओ पहले क्या। हाँ, एक्सेप्ट छोड़ दो। मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि सर एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कोड, कोई भी कोड, कोड का प्रोविजन, सिविल प्रोसीजर कोड पूरा पढ़ते पढ़ते कहीं भी, ठीक है, कहीं भी क्या हो रहा है कि कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आ रहा है जिसके थ्रू कोर्ट ऑर्डर के थ्रू क्या कर रहा है, इंपोज, या तो फाइन इंपोज कर रहा है, या तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर रहा है, उस ऑर्डर से क्या हो रहा है कि या तो डायरेक्ट, या तो अरेस्ट, या तो डिटेंशन हो रहा है किसी भी इंसान का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट द अपील कैन बी फाइल्ड। अब होता क्या है, देखो होता क्या है, केस चल रहा है, केस के चलते चलते कोर्ट के बहुत से ऑर्डर्स आते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, और उसके बीच में चलते चलते अगर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, केस के चलते चलते, केस खत्म नहीं हुआ है, केस चल रहा है, केस जब खत्म होता है तो लास्ट में डिक्री आती है कोर्ट की, समझ आ रहा है। यहां क्या हो रहा है सर, केस चल रहा है और केस के चलते चलते कोर्ट ने क्या करा, किसी बंदे के ऊपर कोई फाइन इंपोज कर दिया, हो सकता है, हो सकता है कोई भाई पुलिस ऑफिसर हो जिसने भाई सही अपना काम ढंग से ना किया हो, उसके अगेंस्ट बोल दिया भाई तुम्हारे ऊपर इतना फाइन, हो सकता है। द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। या कोई गुड्स एंड ऑल हो जिसको कोर्ट क्या बोलता है, इसको गुड्स को क्या कर लो, डिटेन कर लो, हो सकता है, जो डिस्प्यूट हो तो हो सकता है कि नहीं, इसको क्या करा जाए, डिटेन किया जाए, हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूं कोर्ट का अभी जो है केस इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है, और कोर्ट का ऑर्डर आता है चलते चलते, या तो रिलेटेड टू फाइन और रिलेटेड टू द डिटेंशन और अरेस्ट ऑफ एनी ऑफ द पर्सन, तो बेटा उस ऑर्डर के अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट जिससे कि फाइन इंपोज हुआ है, या तो अरेस्ट हुआ है, या तो डिटेंशन हुई है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके अगेंस्ट फाइन इंपोज हुआ या डिटेंशन हुआ या अटैचमेंट हुआ, दैट पर्सन कैन फाइल एन अपील। सिंपल है, सिंपल है। मगर आगे क्या लिखा है, एक्सेप्ट, मगर ये ऐसी सिचुएशन यहां पे होगी जहां पे यू कैन नॉट फाइल एन अपील, यही बोल रहा है इसका मतलब, एक्सेप्ट वेयर सच अरेस्ट और डिटेंशन इज एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। सर जो ये अरेस्ट हुआ है, अगर कोई भी ऐसा अरेस्ट है या डिटेंशन हुआ है जो डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए हुआ है सर, तो उस केस में यू कैन नॉट फाइल एन अपील। डिक्री को एग्जीक्यूट करने मतलब क्या सर, कोर्ट की डिक्री आ गई, कोर्ट की डिक्री आ गई, ऑब्वियस ही बात है, डिक्री जिसके फेवर में आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट आती है उसको क्या बोलते हैं, जजमेंट डेटर। तो जिसके फेवर में डिक्री आई है, ठीक, तो वो यही चाहेगा ना कि डिक्री का एग्जीक्यूशन हो मेरे फेवर में। अब हाँ, कोर्ट ने ऑर्डर करा मिस्टर ए को कि भाई यू हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख टू मिस्टर बी, खत्म, कोर्ट की डिक्री आ गई, मिस्टर ए यू हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख टू मिस्टर बी, ये कोर्ट की क्या है, डिक्री है। अब भाई मिस्टर ए को मिस्टर बी को देना पड़ेगा ना, अब मिस्टर ए नहीं दे रहा है, तो मिस्टर बी क्या करेगा, कोर्ट में जाके एप्लीकेशन डालेगा कि सर मेरी डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाए, ठीक है, तो वो बोलेगा भाई पे इसको पैसे दीजिए, मगर वो फिर भी नहीं दे रहा है, फिर भी नहीं दे रहा है, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या किसी प्रॉपर्टी को अटैच करा जाए, पैसे वहां से निकाला जाए, या बोल सकता है कि हाँ, वो बोलता है सर मेरे साथ पैसे नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता, बोलता चल पैसे नहीं ना, एक काम करे, उसको भाई 1 महीने के लिए सिविल प्रिजन में डालो, हो सकता है 2 महीने के लिए इसको अंदर डालो, हो सकता है। ये क्यों ऑर्डर आ रहा है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आ रहा है, समझ आ रहा है। तो क्या इसके अगेंस्ट भी अपील कैन बी फाइल्ड, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, ये इसके अंदर नहीं आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जर्नल पॉइंट है, वो नॉर्मल डिक्री के अगेंस्ट अपील जो फाइल करते हो वो उधर चला जाएगा, मगर ये इसमें नहीं आएगा। आ रहा है समझ, क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। आगे आप देखो जरा, ये 5th पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, 5th पॉइंट जरा पढ़ो क्या लिखा है। 5th पॉइंट लिख दिया, एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल्स from which an appeal is expressly allowed by the rules। बेटा स्केड्यूल नंबर 1 में, स्केड्यूल नंबर 1 में ऑर्डर नंबर 43, स्केड्यूल नंबर 1 ऑर्डर, आपको पता है ना स्केड्यूल 1 में कितने ऑर्डर्स हैं हमारे पास, टोटल 51 ऑर्डर्स हैं, उसमें से जो ऑर्डर नंबर 43 है वहां पे एक लिस्ट दी गई है,
वहां पे एक लिस्ट दी गई है, वहां पे अलग अलग ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, वहां बोला गया है कि सर ये जो ऑर्डर्स है ना, इसके अगेंस्ट भी अपील कैन बी फाइल्ड। समझ आ रही है? तो एक तरह से आज देखा जाए तो 4 ऑर्डर तो स्पेसिफिकली हमको दिख गए कि कौन कौन से हैं, और सर 5वां जो है, तो आप एक तरह से ये नहीं बोलोगे कि सर खाली 5 ही ऑर्डर होते हैं, सर ऐसा नहीं है, 4 तो सीधा सीधा है, और 5वां तो एक बोल दिया, जाके रेफर करिए क्या, ऑर्डर नंबर 43, और जो वहां लिस्ट दी गई है ना, उसके अगेंस्ट भी वी कैन फाइल एन अपील। समझ आ रही है? मगर आपके सिलेबस में ऑर्डर नंबर 43 नहीं है, आपके एग्जाम में आएगा तो आपको खाली ये 5 पॉइंट लिख रहे हैं, 4 वो और एक 5वां आप क्या लिख दोगे, एनी ऑर्डर जो भी है मेड अंडर रूल्स, और रूल्स में आप वहां पे मेंशन कर देना ऑर्डर नंबर 43 के अंदर। समझ आ रही है? तो उसमें जो भी है उसके अगेंस्ट अपील कैन बी फाइल्ड। तो ये 5 ऑर्डर्स हैं जिसके अगेंस्ट, जो कि गिवन है सेक्शन 104 के अगेंस्ट, इसमें अपील इज अलाउड। और नीचे एक लाइन लिखी है, देख लो क्या लिखा है, सभी के लिए लिखा है, नो सेकंड अपील लाइज फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। सही लिखा है, नो सेकंड अपील लाइज।